सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आरकेजीएस क्लास में। आज हम भौतिक विज्ञान से संबंधित 100 क्वेश्चन की एक और महत्वपूर्ण श्रृंखला करेंगे, जो आने वाले एग्जाम ग्रुप डी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें हम 100 क्वेश्चन करेंगे जो ग्रुप डी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कार का मात्रक है। पहला है जूल, बी है न्यूटन, सी है वाट और डी है डाइन। तो जो कार्य का मात्रक होता है वो होता है जूल। तो एक का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। प्रकाश वर्ष इकाई है, यानी जो प्रकाश है, वर्ष है, ये किसकी मापने की इकाई है? तो पहला है दूरी की, बी है प्रकाश तीव्रता की, सी है समय की और डी है द्रव्यमान की। तो जो प्रकाश वर्ष है ये आपकी दूरी मापने की इकाई होती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एम्पियर मात्रक है, यानी जो एम्पियर होता है वो किसका मात्रक है? तो पहला है प्रकाश तीव्रता का, बी है विद्युत आवेश का, सी है विद्युत धारा का और डी है चुंबकीय क्षेत्र का। तो जो एम्पियर है वो आपका विद्युत धारा का मात्रक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, यानी एम्पियर जो है विद्युत धारा का मात्रक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। जो ये 4 ऑप्शन है इनमें से कौन सा एक समय का मात्रक नहीं है? तो पहला है अधिवर्ष, बी है चंद्रमा, सी है प्रकाश वर्ष और डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्रकाश वर्ष, यानी जो प्रकाश वर्ष है ये आपका दूरी का मात्रक है, दूरी का मात्रक। तो इसमें पूछा है समय का मात्रक नहीं है तो प्रकाश वर्ष नहीं होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पारसिक इकाई है दूरी की, समय की, प्रकाश की चमक की और डी है चुंबकीय बल की। तो जो पारसिक होता है ये आपका दूरी की इकाई है, यानी दूरी मापने की इकाई है। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? एक तरफ दिया है मात्रक और दूसरा दिया है उसकी मापने की इकाई। तो पहला है डेसिबल, तो ध्वनि की प्रबलता की इकाई है। बी है अश्वशक्ति, जो शक्ति की इकाई है। सी है समुद्री मील, जो दूरी की इकाई बताता है और डी है सेल्सियस, जो ऊष्मा की इकाई बताता है। तो इनमें पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जो सेल्सियस होता है ये आपका ऊष्मा की नहीं बल्कि सेल्सियस ताप मापने की इकाई है। तो इसमें यही पूछा था कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ल्यूमेन किसका मात्रक है? पहला है ज्योति तीव्रता का, बी है ज्योति फ्लक्स का, सी है ए और बी दोनों का और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो ल्यूमेन होता है वो होता है ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। पास्कल इकाई है, यानी जो पास्कल है ये किसे मापने में प्रयोग किया जाता है? तो पहला है आर्द्रता का, बी है दाब की, सी है वर्षा की और डी है तापमान की। तो जो पास्कल होता है ये दाब मापने की इकाई है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी दाब की। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कैंडेला मात्रक है, तो पहला ज्योति फ्लक्स का, बी है ज्योति प्रभाव, सी है ज्योति दाब और डी है ज्योति तीव्रता। तो जो कैंडेला होता है ये आपका ज्योति तीव्रता का मात्रक है। तो 9 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी। और ये वाला क्वेश्चन जो है आरआरबी
आरआरबी 2004 में पूछा जा चुका है रेलवे में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है। पहला है डाइन प्रति सेंटीमीटर, बी है न्यूटन प्रति सेंटीमीटर, सी है न्यूटन प्रति मीटर और डी है मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। तो जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक होता है तो इसका जो एसआई मात्रक है वो होता है आपका न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड। तो ये हो जाएगा यहाँ न्यूटन मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। तो 10 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। ये भी आपका आरआरबी 2005 में क्वेश्चन ये है जो है आ चुका है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है। पहला है बल एवं दाब, बी है कार्य एवं ऊर्जा, सी है आवेग एवं संवेग और डी है भार एवं बल। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बल और दाब जो है ये समान विमीय सूत्र नहीं है। तो 11 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अदिश राशि है। पहला है ऊर्जा, बी है बल आघूर्ण, सी है संवेग और डी है उपयुक्त सभी। तो इन चार में से जो अदिश राशि है वो है आपकी ऊर्जा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से सदिश राशि है। तो पहला है वेग, बी है द्रव्यमान, सी है समय और डी है लंबाई। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा वेग। यानी जो वेग है ये आपकी सदिश राशि होती है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो पहला है वेग, बी है त्वरण, सी है द्रव्यमान और डी है बल। तो पदार्थ का वेग और वेग के अनुपात से जो भौतिक राशि प्राप्त होती है वो होती है आपकी द्रव्यमान। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का होता है या होती है। तो पहला है समान गति होती है, बी है समान वेग होता है, सी है समान त्वरण होता है और डी है समान बल होता है। तो शून्य में जो स्वतंत्र अवस्था में जो वस्तु गिरती है तो उसका जो वेग होता है वो आपका होता है जो त्वरण वो समान गति से त्वरण होता है। तो 15 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। यानी वो समान त्वरण के रूप में गिरेगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। जब 2 किलोग्राम वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण कितना होगा। तो पहला है 2.5 मीटर प्रति सेकंड, बी है 2.5 मीटर प्रति सेकंड, यहाँ पे होगा सेकंड स्क्वायर, तीसरा है 25 मीटर प्रति सेकंड और डी है 25 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो 16 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह जो कथन है ये न्यूटन के किस नियम पर आधारित है। तो पहला है न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, बी है न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम, सी है न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम और डी है गैलीलियो का गति विषयक नियम। तो ये जो नियम है अगर कोई वस्तु स्थिर है या गतिशील है तो वो परिवर्तित नहीं होगी जब तक उस पर बाह्य बल नहीं लगाया जाता है। तो ये जो न्यूटन का नियम है ये है प्रथम नियम। तो 17 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए यानी न्यूटन का प्रथम नियम।
आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। पहला ऊर्जा संरक्षण, बी है बार्नौली प्रमेय, सी है एवोगाड्रो परिकल्पना और डी है संवेग संरक्षण। तो जो रॉकेट का सिद्धांत होता है, यानी ये चाहे रॉकेट बोले या फिर हम मिसाइल बोले, यानी जो मिसाइल भी होती है और जो रॉकेट भी होता है, ये आपका संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो 18 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी। ये भी आपका आरआरबी 2003 में आ चुका क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने का आशंका का कारण है। यानी जो कोई घोड़ा है, उस पर कोई बैठा है, तो अगर अचानक से घोड़ा चलने लगे तो उसके गिरने की जो आशंका है वो उसका क्या कारण है। तो पहला है जड़त्व आघूर्ण, बी है द्रव्यमान का संरक्षण नियम, सी है विश्राम जड़त्व और डी है गति का तीसरा नियम। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा विश्राम जड़त्व। यानी जो अश्वरोही होता है, जो बैठने वाला, वो घोड़े पर बैठा रहता है, तो इसीलिए क्या होगा, वो विश्राम जड़त्व कहलाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसके द्वारा समझाया जा सकता है। यानी आप लोगों ने महसूस किया होगा कि अगर आप बैठे हैं बस में या किसी बाइक पे, तो जब अचानक से चलती है तो जो यात्री होते हैं वो आगे की तरफ गिरने लगते हैं। तो इसका कारण क्या है। तो पहला सापेक्षता का सिद्धांत, बी है न्यूटन का पहला नियम, सी है न्यूटन का दूसरा नियम और डी है न्यूटन का तीसरा नियम। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी न्यूटन का पहला नियम। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। बल का गुणनफल है। पहला है द्रव्यमान और वेग का, बी है द्रव्यमान और त्वरण का, सी है भार और वेग का, डी है भार और त्वरण का। तो जो बल का गुणनफल होता है वो होता है आपका द्रव्यमान और त्वरण। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। शरीर का वजन, पहला है पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है, बी है ध्रुवों पर अधिकतम होता है, सी है विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है और डी है मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है। तो जो शरीर का भार होता है वो आपका ध्रुवों पर अधिकतम होता है, यानी जितने भी पोलर हैं तो वहां पर शरीर का वजन जो है अधिकतम होता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है तब चंद्रमा का भार उस पर कितना होगा। पहला है 6000 न्यूटन, बी है 600 न्यूटन, सी है 1000 न्यूटन और डी है 100 न्यूटन। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर होगा आपका 100 न्यूटन, यानी आंसर नंबर सी। क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ क्या होता है कि भार जो है कम होता है, इसीलिए जो है ध्रुव पर शरीर का भार सबसे ज्यादा दिखाई पड़ता है, यह होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। पृथ्वी की सतह पर किसी भार का 29.4 न्यूटन है। यानी पृथ्वी का कोई सतह है, उस पर जो भार है किसी का वो 29.4 न्यूटन है, तो उसका द्रव्यमान कितना है। तो पहला है 2 किलोग्राम, बी है 3 किलोग्राम, सी है 4 किलोग्राम और डी है उतना ही होगा, यानी 29.4 किलोग्राम। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा 3 किलोग्राम, आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंचाई छलांग लगा सकता है। जो ये छलांग लगाता है
इसका कारण क्या है? तो पहला है वह चंद्रमा पर भारहीन होता है। बी है चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं है। सी है चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अत्यल्प है यानी बहुत कम है। सी है चंद्रमा पृथ्वी से छोटा है। तो जो अंतरिक्ष यात्री है वो पृथ्वी की तल की तुलना में जो चंद्रमा का तल है उस पर अधिक ऊंची छलांग लगाता है। इसका जो कारण होता है वो होता है जो चंद्रमा का जो तल होता है वो वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में बहुत कम होता है, तो इसीलिए वो ज्यादा छलांग लगा सकता है। तो 25 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। 1 किलोग्राम राशि का वजन है। पहला 1 न्यूटन, बी है 10 न्यूटन, सी है 9.8 न्यूटन और डी है 9 न्यूटन। तो 1 किलोग्राम अगर कोई राशि है तो उसका जो वजन होगा वो होगा 9.8 न्यूटन। तो 26 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है। पहला है बल, बी है कार्य, सी है टार्क और डी है कोणीय संवेग। तो जड़त्व आघूर्ण और जो कोणीय त्वरण है इसका जो गुणनफल कहलाता है वो कहलाता है आपका टार्क। तो 27 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। जल के आयतन में जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए? तो पहला है आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बी है आयतन बढ़ेगा, पहले बढ़ेगा और बाद में घटेगा। सी है आयतन पहले बढ़ेगा और बाद में पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। डी है पानी जम जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर होगा कि यानी आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा अगर तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस हो जाए। तो 28 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का जो तल होगा वो क्या होगा? यानी मान लीजिए कि एक बीकर या एक गिलास है तो उसमें पानी भर के रख दीजिए और उसमें एक बर्फ का टुकड़ा डाल दीजिए। तो जब बर्फ पिघलेगी तो पानी बढ़ेगा, घटेगा या स्थिर रहेगा? तो ये क्वेश्चन कर रहा है। तो पहला है बढ़ेगा, बी है घटेगा, सी है उतना ही रहेगा और डी है पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। यानी बर्फ के टुकड़ा डालने से जो पानी का जो आयतन है ना ही बढ़ेगा और ना ही घटेगा, यानी उतना ही रहेगा। तो 29 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्यों? पहला है पानी जमने पर फैलता है, बी है बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है, सी है बोतल के बाहर का तापक्रम अंदर से ज्यादा होता है और डी है पानी गर्म करने पर फैलता है। तो अगर मान लीजिए कोई फ्रिज है तो उसमें पानी भर के रख देते हैं तो उस फ्रिज में जब पानी जमता है तो क्या होगा? बोतल फटेगी। इसका जो रीजन होता है वो होता है आपका कि जो पानी का जो आयतन है वो बढ़ने लगता है। तो 30 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए, यानी पानी जमने पर फैलता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्यों? पहला है बर्फ सड़क से सख्त होती है, बी है सड़क बर्फ से सख्त होती है, सी है सड़क जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती और डी है बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण जो है कम होता है।
तो 31 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर डी, यानी जो घर्षण होता है वो बर्फ पर ना के बराबर लगता है, इसीलिए जो है पैर फिसलने लगता है। तो 31 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब जहाज का स्तर पहले जितना होगा, बी है थोड़ा ऊपर जाएगा, सी है थोड़ा नीचे आएगा, और डी है ऊपर नीचे होगा, जो उसमें पड़े हुए भार पर निर्भर करता है। तो एक जहाज है, नदी में चल रहा है, तो वो जो समुद्र में आता है तब जो जहाज होता है वो बेसिकली थोड़ा नीचे जाता है। तो 32 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी, यानी थोड़ा नीचे जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? तो पहला है लोहे की पारे से रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होने के कारण, बी है लोहे का भार पानी से अधिक है तथा पारे का भार पानी से कम होता है, सी है यहाँ पर लोहा होगा, लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम है, डी है पारा जो है पानी से भारी है। तो जो लोहे की कील है वो पारे में तैरती है लेकिन पानी में डूब जाती है। तो इसका जो कारण होता है ये होता है मेन चीज घनत्व, क्योंकि जो लोहे का घनत्व होता है वो पानी से अधिक होता है तथा पारे से कम होता है। तो इसी कारण से जो लोहे की कील होती है वो पानी में डूब जाती है। तो 33 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। पानी का घनत्व अधिकतम होता है, पहला 100 डिग्री सेल्सियस पर, बी है 4 डिग्री सेल्सियस पर, सी है 0 डिग्री सेल्सियस पर, और डी है 4 डिग्री सेल्सियस पर, यानी -4 डिग्री सेल्सियस पर। तो जो पानी का जो घनत्व होता है सबसे अधिक वो होता है आपका 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो 34 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, यानी जो वस्तु होती है उसकी अगर मात्रा बदल दे तो उसमें से क्या परिवर्तन नहीं होगा? तो पहला आयतन, बी है भार, सी है द्रव्यमान, और डी है घनत्व। तो वस्तु की मात्रा बदलने पर उसका घनत्व नहीं बदलता है। तो 35 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी, यानी घनत्व नहीं बदलेगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? पहला है 1/9, बी है 1/10, सी है 1/6, और डी है 1/4। तो समुद्र में जो बर्फ का टुकड़ा अगर डालेंगे तो उसका जो है 1/10 भाग जो है समुद्र के ऊपर रहता है, यानी 10 में से मान लीजिए 10 भाग है तो उसका सिर्फ एक ही भाग समुद्र के ऊपर दिखाई देगा, बाकी जो 9 भाग होगा वो समुद्र में डूबा रहता है। तो 36 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी, यानी 1/10। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो पहला है दाब अधिक होने से बर्फ का गलना घट जाता है, बी है दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है, सी है सब अधिक होने पर, सॉरी सब नहीं होगा, होगा दाब, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक पहले घटता है फिर बढ़ता है, डी है दाब का गलनांक में कोई संबंध नहीं है, यानी दाब और गलनांक में कोई संबंध नहीं है। तो मान लीजिए आप बर्फ के दो टुकड़े लेते हैं तो उसे आपस में दबाएंगे तो क्या होगा, जो आपस में चिपक जाते हैं। तो इसका जो कारण होता है वो होता है दाब अधिक होने से बर्फ का जो गलनांक होता है वो पहले घटता है और फिर बढ़ जाता है। तो 37 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन में स्याही निकलने लगती है, इसका क्या कारण है? तो पहला है वायुदाब में कमी के कारण, बी है वायुदाब में वृद्धि के कारण, सी है स्याही के आयतन में वृद्धि के कारण,
और डी है अत्यधिक भार के कारण। तो हवाई जहाज में अगर यात्रा करते हैं तो उसमें पेन की जो स्याही वो निकलने लगती है। इसका जो कारण होता है वो होता है वायुदाब की कमी। तो 38 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए, यानी ऊंचाई बढ़ने के साथ जो है वायुदाब में यानी वायुदाब जो होता है वो घटने लगता है। तो इसी कारण से जो पेन की स्याही है वो बाहर निकलने लगती है। तो 38 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। ऊंचाई की जगह यानी ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान पर क्यों उबलता है? तो पहला है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने का जो बिंदु है वो नीचे आ जाता है। बी है गुरुत्वाकर्षण कम होता है। बी है पर्वतों पर भारी हवाओं के कारण। और डी है उपरोक्त में से कोई सही नहीं। तो ऊंचाई पर जाएंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे जो है तापमान होगा तो पानी उबलने लगता है। इसका जो कारण होता है वो होता है वायुदाब की कमी। तो क्योंकि वायुमंडलीय दाब होगा वो कम होगा, अतः उबलने का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो नीचे आ जाएगा। तो 39 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब है। तो पहला है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। बी है वायुमंडलीय दाब से कम होता है। सी है वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। और डी है वायुमंडलीय दाब का आधा होता है। तो आप लोगों ने देखा होगा जो साबुन होता है या सर्फ होता है तो उसको जब आप घोलते हैं पानी में तो उसमें बुलबुले निकल आते हैं। तो उसके जो अंदर का जो दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। तो 40 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। वायु दाब मापी की रीडिंग अचानक से गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम क्या होगा? तो पहला स्थिर तथा शांत होगा। बी है वर्षा युक्त होगा। सी है ठंडा होगा। और डी है तूफानी होगा। तो अगर मौसम बिगड़ रहा है वो अचानक से वायु दाब मापी की जो रीडिंग है वो अचानक गिरने लगती है। तो इसका जो कारण होगा वो होगा कि तूफान आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। तो 41 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है तो ये क्यों पकता है? तो पहला है अधिक दाब पर पानी कम तापक्रम पर उबलने लगता है। बी है अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। सी है पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलता है लेकिन अधिक दाब पर ऊष्मा की मात्रा अधिक होती है। डी है कुकर के अंदर संवहन धाराएं उत्पन्न होती है। तो जो प्रेशर कुकर होता है उसमें जो खाना जल्दी पकने का जो रीजन होता है वो होता है आपका अधिक दाब पर पानी जो है अधिकतम ताप पर उबलने लगता है, यानी जो दाब होता है वो अधिक हो जाता है। तो 42 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाता है क्योंकि जाकर फट जाता है। ऐसा क्यों है? तो पहला है हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है। बी है वायु दाब बढ़ जाता है। सी है हाइड्रोजन का दाब घट जाता है। और डी है वायु दाब घट जाता है। तो जब जो गुब्बारे होते हैं इनमें हाइड्रोजन गैस होती है तो ये ऊपर जाने के बाद ये फट जाते हैं। तो इसका जो कारण होता है ये होता है आपका वायुदाब का घटना, क्योंकि ऊपर जितनी ऊंचाई पर जाएंगे उतना ही वायुदाब घटने लगता है। तो 43 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी, यानी वायुदाब घट जाता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण से होता है? तो पहला है नाभिकीय संलयन। बी है नाभिकीय विखंडन। सी है रेडियो सक्रियता। और डी है कृत्रिम रेडियो सक्रियता।
तो सूर्य में निरंतर ऊर्जा जो है वो बनी रहती है, यानी नया-नया बनता रहता है। तो इसका जो कारण है वो है नाभिकीय संलयन। तो 44 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? यानी पहले घड़ी आती थी उनमें चाबी भरा जाता है, तो जो ऊर्जा होती है वो कौन सी होती है? तो पहला गतिज ऊर्जा, बी है स्थितिज ऊर्जा, सी है यांत्रिक ऊर्जा और डी है संचित ऊर्जा। तो जो चाबी भरी घड़ी होती है उसमें बेसिकली स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है। तो 45 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका जो है आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाया जाता है। पहला है गतिज ऊर्जा, बी है स्थितिज ऊर्जा, सी है संचित ऊर्जा और डी है विखंडित ऊर्जा। तो क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी यानी स्थितिज ऊर्जा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? तो पहला है चली हुई गोली, बी है बहता हुआ पानी, सी है चलता हुआ हथौड़ा और डी है खींची हुई धनुष। तो इनमें बताना है किसमें जो है गतिज ऊर्जा नहीं है। तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी यानी जो खींचा हुआ जो धनुष होता है उसमें जो है गतिज ऊर्जा नहीं होती है। तो 47 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा होती है। पहला है दुगनी हो जाती है, बी है चौगुनी हो जाती है, सी है समान रहती है और डी है 3 गुना बढ़ जाती है। तो मान लीजिए कोई एक वस्तु है, उसकी जो गति है अगर वो दुगनी हो जाएगी तो उसकी जो गति होगी या गतिज ऊर्जा होगी वो 4 गुनी होगी। तो 48 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश? तो पहला है ऊर्जा संरक्षण का नियम, बी है ले सटेलिए का नियम, सी है द्रव्यमान संरक्षण का नियम और डी है परासरण का नियम। तो ऊर्जा संरक्षण का जो नियम कहता है कि ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? यानी चाहे साइकिल हो या बाइक हो, तो जब मोड़ आता है तो जब मोड़ते समय जो साइकिल और मोटरसाइकिल होती है वो हल्की सी झुकी जाती हैं। तो इसका क्या कारण है? तो पहला है साइकिल और आदमी की गति समान होनी चाहिए वरना साइकिल फिसल जाएगी। बी है वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे और वह उससे गिरने से बच जाएगा। सी कहता है वह झुकता है ताकि वक्र मार्ग पर चलने के लिए पहियों पर दबाव डाला जा सके। डी कहता है वह झुकता है ताकि वक्र को और तेजी से पार कर सके। तो साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय जो झुकता है इसका जो कारण होता है वो होता है गुरुत्व केंद्र के आधार बना रहे। तो 50 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? पहला है अपकेंद्रीय बल, बी है अभिकेंद्रीय बल, सी है उपकेंद्रीय बल और डी है वाही बल। तो दूध से दही निकालने में जो बल लगता है वो होता है आपका अपकेंद्रीय बल। तो 51 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसमें क्या होगा? पहला है
इसका द्रव्यमान बदल जाएगा। बी है इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। सी है भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे। डी है ना तो द्रव्यमान और ना ही भार बदलेगा। तो एक पत्थर को अगर चंद्रमा से पृथ्वी पर लाएंगे तो इसका होगा जो है वो भार बदल जाएगा, लेकिन जो द्रव्यमान होता है वो नहीं बदलता है। तो 52 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी। यानी जो द्रव्यमान यानी जो मास होता है वो चाहे आप पृथ्वी पर लाएं चाहे चंद्रमा पर ले जाएं, तो जो मास होता है यानी द्रव्यमान वो एक जगह सभी जगह समान रहता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? यानी आप लिफ्ट में बैठे हैं तो जो लिफ्ट में बैठे रहेंगे तो आपका जो भार होगा वो कब आपसे अधिक मालूम पड़ेगा? तो पहला है जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही हो। बी है जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। सी है समान वेग से नीचे आ रही हो और डी है समान वेग से ऊपर जा रही हो। तो क्वेश्चन नंबर 53 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा जब लिफ्ट जो है त्वरित गति से ऊपर जाएगी तो जो आपका भार होगा वो आपको अधिक महसूस होने लगेगा। तो 53 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। पहला है त्वरण के साथ ऊपर। बी है त्वरण के साथ नीचे। सी है समान गति के साथ ऊपर और डी है समान गति से नीचे। तो जो आपका जो वास्तविक भार होगा वो बेसिकली जब लिफ्ट त्वरण के साथ नीचे आएगी तो आपको अपना भार कम महसूस होगा। तो 54 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी। यानी त्वरण से नीचे अगर आएगी लिफ्ट तो आपका जो प्रत्यक्ष भार है वो वास्तविक भार से कम महसूस होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? तो पहला 1/5, बी है 1/4, सी है 1/6 और डी है 1/8। तो जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण का जो है भाग वो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के 1/6 भाग से नजदीक है। तो 55 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी यानी 1/6। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। लोलक की काल अवधि यानी जो टाइम पीरियड होता है वो किस पर निर्भर करता है? तो पहला है द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है। बी है लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। सी है समय के ऊपर निर्भर करता है और डी है तापक्रम के ऊपर निर्भर करता है। तो जो लोलक का जो टाइम पीरियड होता है वो आपका समय के ऊपर निर्भर करता है। तो 56 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। लोलक की घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? पहला है गर्मियों के दिन में लंबे होने के कारण, यानी गर्मी का जो दिन होता है वो लंबा हो जाता है। बी है कुंडली में घर्षण के कारण। सी है लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है और डी है गर्मी में लोलक का भार बढ़ जाता है। तो लोलक में जो है गर्मियों में सुस्त हो जाती है। इसका जो कारण होता है वो होता है लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण तथा दोलन का जो समय होता है लगने में वो बढ़ जाता है। तो 57 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो इसका जो आवर्त काल होता यानी टाइम पीरियड वो कितना गुना बढ़ जाएगा या कितने प्रतिशत बढ़ेगा? तो पहला है 8%, बी है 2%, सी है 4% और डी है इनमें से कोई नहीं। तो मान लीजिए कोई सरल सिंपल यानी सरल लोलक है, अगर उसकी लंबाई 4% बढ़ा दी जाएगी तो उसका जो आवर्त काल यानी टाइम पीरियड होगा वो 2% बढ़ेगा। तो 58 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी।
आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्घ्य विकृति के अनुपात को कहते हैं। तो पहला है प्यासो अनुपात, बी है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, सी है दृढ़ता गुणांक और डी है यंग प्रत्यास्थता गुणांक। तो पार्श्व विकृति और अनुदैर्घ्य विकृति के अनुपात को प्यासो अनुपात कहा जाता है। तो 59 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं। पहला सतही तनाव के कारण, बी है वायु के वातावरणीय घर्षण के कारण, सी है गोल आकृति के गुरुत्व के कारण और डी है वर्षा जल की श्यानता के कारण। तो जो वर्षा की बूंदें होती हैं वो गोलाकार होती हैं। तो इसका जो कारण है वो है पृष्ठ तनाव के कारण। तो इसी को कहते हैं पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव। तो अगर सतही तनाव ना आए तो पृष्ठ तनाव अगर आएगा तो ये भी सही होगा। तो 60 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। तेल दीप की बत्ती में तेल के कारण ऊपर उठता है। यानी जो चाहे आप लालटेन लीजिए या कोई अन्य पदार्थ लीजिए, तो उसमें अगर नीचे तेल भर देंगे तो जो ऊपर की जो बत्ती है उसमें तेल जो है ऊपर धीरे धीरे उठता रहता है और जो दीपक होता है वो जलता रहता है। तो जो ऊपर तेल चढ़ता है इसका जो कारण होता है यह किसके कारण चढ़ता है। तो पहला दाब अंतर, बी है केशिका क्रिया, सी है तेल की भिन्न श्यानता और डी है गुरुत्वीय बल। तो लालटेन या अन्य कोई तरल पदार्थ या तेल में तो जो तेल ऊपर चढ़ने की जो क्रिया होती है ये आपकी केशिका क्रिया कहलाती है। तो 61 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। श्यानता की इकाई है। तो पहला है पॉइज, बी है पाइजूली, सी है पास्कल और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो श्यानता होती है इसकी जो इकाई है वो है पॉइज। तो 62 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक हैं। यानी जो उत्प्लावकता का जो सिद्धांत है वो किस वैज्ञानिक ने दिया है। तो पहला है आर्किमिडीज, बी है न्यूटन, सी है लुई पास्चर और डी है इनमें से सभी। तो जो उत्प्लावकता से जो वैज्ञानिक संबंधित है वो आपके हैं आर्किमिडीज। आर्किमिडीज। तो 63 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित थे। यानी किस देश से संबंधित थे। पहला है ब्रिटेन से, बी है जर्मनी से, सी है संयुक्त राज्य अमेरिका से और डी है ग्रीस से। तो जो आर्किमिडीज थे ये आपके ग्रीस से संबंधित थे। तो 64 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। पहला है अनुप्रस्थ, बी है अप्रगामी, सी है अनुदैर्घ्य और डी है विद्युत चुंबकीय। तो जो ध्वनि तरंगे होती हैं ये अनुदैर्घ्य तरंग होती हैं। तो 65 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान के लिए चमगादड़ निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी तरंग का उपयोग करते हैं। तो पहला है अवरक्त तरंग, बी है विद्युत चुम्बकीय तरंगे, सी है पराशब्द तरंगे और डी है रेडियो तरंगे। तो क्वेश्चन नंबर 66 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा इंफ्रासोनिक वेव। यानी जो चमगादड़ होती हैं ये जब रात में उड़ती हैं तो इंफ्रासोनिक यानी पराश्रव्य वेव जो है छोड़ती हैं, जिससे अगर कोई भी जंतु या कोई भी वस्तु होगी तो उससे रिफ्लेक्ट होकर यानी उससे टकराकर वो वापस आ जाएगी। तो चमगादड़ इससे पहचान जाती है। तो 66 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। पराश्रव्य वह ध्वनियां हैं जिनकी आवृत्ति होती है। पहला है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, बी है 1,000 हर्ट्ज से अधिक, सी है 10,000 हर्ट्ज से अधिक और डी है इनमें से
कोई नहीं। तो जितनी भी पराशर ध्वनियाँ होती हैं, इनकी जो आवृत्ति होती है वो होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। तो 67 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। ध्वनि तरंगे हैं, पहला है लंबवत, बी है तिर्यक यानी तिरछी, सी है आंशिक लंबवत या आंशिक तिर्यक, डी है कभी कभी लंबवत और कभी कभी तिर्यक। तो जो ध्वनि तरंगे होती हैं ये लंबवत होती हैं। तो 68 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति होती है, पहला है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, बी है 5 हर्ट्ज से 5 हर्ट्ज से, सी है 1 हर्ट्ज से 10 हर्ट्ज के बीच, और डी है 20,000 हर्ट्ज से 40,000 हर्ट्ज के बीच। तो श्रव्य परिसर में जो ध्वनि तरंगों की जो आवृत्ति होती है वो होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। तो 69 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल कितनी हो जाएगी? तो पहला है 664 मीटर प्रति सेकंड, बी है 332 मीटर प्रति सेकंड यानी उतना ही रहेगा, सी है 166 मीटर प्रति सेकंड, और डी है 100 मीटर प्रति सेकंड। तो ध्वनि की जो चाल होती है वो होती है 332 मीटर प्रति सेकंड। अगर इसको दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की जो चाल हो जाएगी वो हो जाएगी उतनी ही, यानी 332 मीटर प्रति सेकंड ही रहेगी। यानी जो ध्वनि की चाल होती है ये कांस्टेंट होती है यानी स्थिर होती है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, पहला है वायु में, बी है निर्वात में, सी है जल में, और डी है इस्पात में। तो जो ध्वनि की चाल होती है वो जितनी भी ठोस वस्तुएं होंगी तो उसमें अधिक होंगी। तो 71 का राइट आंसर होगा इस्पात, यानी जो लोहा है ये ठोस है, तो इसमें जो है ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? तो पहला है 332 मीटर प्रति सेकंड, बी है 220 मीटर प्रति सेकंड, सी है 110 मीटर प्रति सेकंड, और डी है 232 मीटर प्रति सेकंड। तो वायु में जो ध्वनि का वेग होता है वो होता है 332 मीटर प्रति सेकंड। तो 72 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। 100 डेसिबल का शोर स्तर निम्न में से किसके संगत होगा? तो पहला है ठीक सुनी जा सकने वाली ध्वनि, बी है साधारण वार्तालाप, सी है गली के शोरगुल की आवाज, और डी है किसी मशीन की दुकान से आने वाला शोरगुल। तो 100 डेसिबल का जो शोर होगा वो आपका किसी मशीन की दुकान से आने वाला शोरगुल होगा। तो 73 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनमें उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है। यानी सितार बजाएं एक साइड तरफ और एक तरफ बांसुरी बजाएं, तो उनमें सितार और जो बांसुरी का जो भेद जो होगा वो किस कारण से पहचान पाएंगे कि ये बांसुरी की आवाज है और ये सितार की? तो पहला है तारत, प्रबलता और गुणता, बी है केवल तारत और प्रबलता, सी है केवल ध्वनि प्रबलता, और डी है केवल ध्वनि गुणता। तो क्वेश्चन नंबर 74 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा केवल ध्वनि की गुणता से आप पहचान जाएंगे ये सितार की आवाज है ये बांसुरी की। तो 74 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। एक जेट वायुमान में 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है
तो वायुमान की चाल कितनी होगी? तो पहला है 166 मीटर प्रति सेकंड, बी है 66.4 किलोमीटर प्रति सेकंड, सी है 3332 मीटर प्रति सेकंड और डी है 664 मीटर प्रति सेकंड। तो वायुमान की जो वेग है ये है 2 मैक, तो इसकी जो चाल की गति होगी ये हो जाएगी 664 मीटर प्रति सेकंड, यानी 332 मीटर प्रति सेकंड का दुगना। तो 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। पहला है प्रकाश की गति इकाई के लिए, बी है ऊष्मा की तीव्रता के लिए, डी है ध्वनि की तीव्रता के लिए और डी है रेडियो तरंग की आवृत्ति के लिए। तो जो डेसिबल होता है ये ध्वनि की तीव्रता की मापने की इकाई है। तो 76 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ध्वनि की तीव्रता, यानी आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि यानी इको उत्पन्न करती हैं? यानी इको का मतलब होता है कि मान लीजिए आप लोगों ने देखा होगा कि किसी पहाड़ या मान लीजिए कोई घर है, तो उसमें आप अगर बोलेंगे तो आपकी जो वॉइस होगी या आपकी आवाज़ होगी वो वापस सुनाई पड़ेगी। तो इसका कारण क्या है? तो पहला है अपवर्तन, बी है विवर्तन, सी है परावर्तन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 77 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा परावर्तन, यानी रिफ्लेक्शन के कारण जो है आपकी ध्वनि सुनाई देगी। तो 77 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। पहला है अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, बी है डॉक्टरों द्वारा, सी है इंजीनियरों द्वारा और डी है नौ संचालकों द्वारा। तो जो सोनार होता है ये बेसिकली नौ संचालकों द्वारा, यानी जितने भी नौसेना के होते हैं जो समुद्र में चलते हैं, नौसेना के जहाज, उनके प्रयोग में लाया जाता है। तो 78 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव को कहते हैं। तो पहला है रमण प्रभाव, बी है डॉपलर प्रभाव, सी है क्रॉम्पटन प्रभाव और डी है प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो अगर मान लीजिए कोई ध्वनि है तो उसमें जो उतार चढ़ाव होता है तो वो बेसिकली आपका डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। तो 79 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस परिघटना के कारण होता है? तो पहला है बिग बैंग सिद्धांत, बी है डॉपलर प्रभाव, सी है चार्ल्स का नियम और डी है आर्किमिडीज का नियम। तो अगर रेलगाड़ी पास आती जाएगी तो उसकी जो आवाज होगी वो बढ़ती जाएगी। इसका जो कारण होता है ये होता है डॉपलर प्रभाव। तो 80 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। केल्विन मान में शरीर का सामान्य ताप है। पहला है 280 डिग्री, बी है 290, सी है 300 और डी है 310। तो केल्विन मान में जो शरीर का जो सामान्य ताप होता है ये होता है आपका 310 केल्विन। तो 81 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? तो पहला है -40 डिग्री, बी है 212 डिग्री, सी है 40 डिग्री और डी है 100 डिग्री। तो सेल्सियस और जो फ़ारेनहाइट का जो तापमान होगा वो आपका -40 डिग्री पर एक ही समान होगा। तो 82 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए।
आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। न्यूनतम संभव तापमान है, यानी जो सबसे कम तापमान हो सकता है वो कितना हो सकता है। तो पहला है -273 डिग्री सेल्सियस, बी है 0 डिग्री सेल्सियस, सी है -300 डिग्री सेल्सियस और डी है 1 डिग्री सेल्सियस। तो जो न्यूनतम तापमान हो सकता है वो होता है आपका -273 डिग्री सेल्सियस। तो 83 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है। तो पहला 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी है 98 डिग्री सेल्सियस, सी है 68 डिग्री फ़ारेनहाइट और डी है 66 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो जो मनुष्य का जो सामान्य ताप होता है ये होता है आपका 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 84 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है। पहला है 37 डिग्री सेल्सियस, बी है 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी है 98.4 डिग्री सेल्सियस और डी है 98.4 डिग्री केल्विन। तो एक स्वस्थ मनुष्य का जो शरीर का ताप होगा वो हो जाएगा आपका 37 डिग्री सेल्सियस। तो 85 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए, 37 डिग्री सेल्सियस या 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुएं तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंड लगता है, इसका क्या कारण है। तो पहला है लोहे के गुटके का ताप लकड़ी के गुटके से कम होता है, बी है लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है, सी है लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का खराब चालक है, डी है लोहे का गुटका लकड़ी से भारी होता है। तो ठंड के दिनों में जो लोहे का टुकड़ा होता है वो लकड़ी के टुकड़े से ज़्यादा ठंड होता है। तो इसका जो कारण है वो आपका लकड़ी की तुलना में जो है ऊष्मा का जो लोहा होता है वो ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। तो 86 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। आणविक संचलन के द्वारा ऊष्मा का स्थान संचरण क्या कहलाता है। पहला है चालन, बी है संवहन, सी है विकर्ण और डी है प्रकीर्णन। तो यानी जो अणु के माध्यम से जो ऊष्मा का जो संचरण होता है वो आपका संवहन कहलाता है, यानी कन्वेक्शन। संवहन को कन्वेक्शन भी कहते हैं। तो 87 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित द्रव्यों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। पहला है पारा, बी है पानी, सी है ईथर और डी है बेंजीन। तो इन चार ऑप्शनों में जो ऊष्मा का जो सबसे अच्छा जो चालक है वो आपका होगा पारा। तो 88 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। समान मोटाई के कपड़े की दो परतें उसको दोगुना मोटाई कपड़े की एक परत से अधिक ऊष्मा आवरण प्रदान करती है। यानी ठंड के दिनों में आप पतली पतली दो कंबल ओढ़ लें और साथ ही दो कंबल का एक रजाई ओढ़ लें तो जो ऊष्मा होगी वो क्या होगी। तो पहला है दोनों परतों के बीच संपुटित वायु के कारण, बी है क्योंकि दो परतों की प्रभावी मोटाई अधिक होती है, सी है कपड़े का सविन्यास या भूमिका निभाता है, डी है कपड़े की बुनाई या भूमिका निभाती है। तो 89 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी दोनों परतों के बीच जो है संपुटित वायु के कारण, यानी जो वायु होता है वो एक एक परत में आकर जो है बैठ जाती है। तो 89 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। ग्रीष्म काल में हमें सफेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है, यानी गर्मियों में हम लोगों को सफेद वस्त्र पहनने की ज़्यादा सलाह दी जाती है। तो इसका क्या कारण है। तो पहला है वे भद्र दिखते हैं,
बी है उनमें दूर से भी देखा जा सकता है। सी है सफेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करते हैं। और डी है यह एक परंपरा है। तो गर्मियों में जो सफेद कपड़ा होता है वो बेसिकली सफेद जो है वो ताप का कम अवशोषण करता है, इसीलिए गर्मी के दिनों में सफेद वस्त्र पहनने की सलाह दी जाती है। तो 90 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी, यानी जो सफेद कपड़ा होता वो तापमान को कम अवशोषण करेगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। न्यून तापमानों यानी क्रायोजेनिक्स का अनुप्रयोग होता है। तो पहला है अंतरिक्ष यात्रा, कामा शल्यक्रम एवं चुंबकीय प्रोत्थापन। बी है शल्यक्रम चुंबकीय प्रोत्थानम एवं दूरमिति में। सी है अंतरिक्ष यात्रा शल्यक्रम और दूरमिति में। डी है अंतरिक्ष यात्रा चुंबकीय प्रोत्थानम और दूरमिति में। तो जो क्रायोजेनिक यानी जो न्यूनतम तापमान होता है वो आपका अंतरिक्ष यात्रा चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दूरमिति में प्रयोग किया जाता है। तो 91 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनता है, तो इसका क्या कारण है? पहला है वाष्पीकरण की दर तेज होती है। बी है हवा में नमी कम होती है। सी है तापमान ऊंचा रहता है। और डी है आकाश साफ नहीं होता है। तो जब रात में हवा तेज चलती है तो उस समय जो है ओस जो है नहीं बनता है। तो इसका जो कारण होता है ये होता है जो वाष्पीकरण की दर होती है वो बहुत तेज होती है, तो इससे जो है वाष्प जो है इकट्ठा नहीं हो पाता है। तो 92 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। पहला है वाष्पीकरण, बी है हिमीकरण, सी है पिघलना और डी है ऊर्ध्वपातन। तो ठोस कपूर से अगर कपूर जो बनाते हैं वाष्प से वो जो क्रिया होती है वो ऊर्ध्वपातन कहलाती है। तो 93 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, निम्न में से उपयुक्त कारण है। यानी जब आर्द्रता होती है तो गर्मी की बजाय जो है ज़्यादा परेशान होता है आर्द्रता के समय। तो इसका जो कारण होता है वो क्या होता है? पहला है अधिक पसीना आना, बी है कम पसीना आना, सी है पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 94 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना। तो 94 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पहला है वाष्पीकरण, बी है हिमीकरण, सी है संघनन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 95 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा वाष्पीकरण, आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है, यानी पहाड़ पर कितने डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलेगा? तो पहला 100 डिग्री सेल्सियस से कम, बी है 100 डिग्री सेल्सियस, सी है 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 96 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर पहाड़ों पर पानी उबलने लगता है। इसका जो कारण होता है वो होता है वायुदाब की कमी, क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी वायुदाब कम होता जाता है। तो 96 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। भाप से अधिक हाथ जलता है अपेक्षाकृत उबलते हुए जल से। यानी अगर पानी उबाल रहे हैं तो जो भाप निकलता है वाष्प, तो उससे जो है हाथ अधिक जलता है। तो इसका क्या कारण? तो पहला है भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, बी है भाप शरीर के भीतर घुस जाता है, सी है भाप में अधिक मारक क्षमता होती है और डी है भाप हल्की होती है। तो गर्म पानी या उबलते पानी की अपेक्षा भाप से हाथ जो है वो अधिक जलता है। इसका जो कारण होता है वो होता है
जो वाष्प होता है उसमें जो है लेटेंट हीट यानी गुप्त ऊष्मा पाई जाती है। तो 97 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए, यानी भाप में या वाष्प में गुप्त ऊष्मा होती है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। ऊष्मीय गति का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? पहला है ऊर्जा संरक्षण नियम, बी है कार्य संरक्षण नियम, सी है ताप संरक्षण नियम और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऊष्मीय गति का जो प्रथम नियम है वो बेसिकली आपका ऊर्जा संरक्षण के नियम की पुष्टि करता है। तो 98 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। प्रकाश तरंग किस प्रकार का तरंग है? तो पहला है अनुप्रस्थ तरंग, बी है अनुदैर्ध्य तरंग, सी है उपरिक्त दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रकाश तरंग होता है वो बेसिकली अनुप्रस्थ तरंग होता है। तो 99 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए, यानी अनुप्रस्थ तरंग। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है, पहला है तरंग के समान, बी है कण के समान, सी है तरंग एवं कण दोनों के समान और डी है तरंग एवं कण के समान नहीं। तो जो प्रकाश विकिरण की जो प्रकृति होती है ये आपकी तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। तो 100 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर एक और वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।